नमस्कार। आज हम कोशिका के बिल्कुल सेंटर में जा रहे हैं। हाँ, उसके कंट्रोल रूम में। बिल्कुल, जहां सारी जानकारी, जीवन का पूरा नक्शा मौजूद है। सही कहा। हम बात करेंगे केंद्रक की, गुणसूत्रों की और उन कमाल के मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड्स की। हमारे पास जो स्रोत है वो काफी डिटेल में बताते हैं इनके बारे में। हाँ, जानकारी काफी है। और हमारा मकसद है ये समझना कि हमारी कोशिकाएं इस जानकारी को कैसे संभालती हैं, कैसे आगे बढ़ाती हैं और कैसे इस्तेमाल करती है ना जीवन चलाने के लिए। एग्जैक्टली तो चलिए कोशिका के इस मास्टर कंट्रोल रूम और उसकी लाइब्रेरी ऑफ लाइफ को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरूर। शुरुआत केंद्रक से करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था इसे 1831 में। कोशिका के अंदर वो जो घना सा गोल सा दिखता है, हाँ, वही केंद्रक। ये असल में कोशिका का बॉस है, कमांड सेंटर। ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए यही होता है। अच्छा, तो हर कोशिका में एक होता है? ज्यादातर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो एक ही होता है। हाँ। पर कुछ अपवाद भी हैं। हाँ। जैसे हमारी स्किन की सबसे बाहरी परत की कोशिकाएं। हाँ। या आंख के लेंस की कोशिकाएं। हाँ। वो मैच्योर होने पर अपना केंद्रक खो देती हैं। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। अच्छा, तो ये कमांड सेंटर अंदर से कैसा है? इसके कुछ हिस्से होते होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, काफी व्यवस्थित है। सबसे बाहर है केंद्रक कला, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके। और ये कोई साधारण झिल्ली नहीं है, डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली। हाँ। जो लाइपोप्रोटीन से बनी है। डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और हाँ, ये बहुत सिलेक्टिव होती है, मतलब वर्णात्मक पारगम्य। हाँ। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स, जो कंट्रोल करते हैं कि क्या चीज केंद्रक के अंदर जाएगी और क्या बाहर आएगी। एक तरह से वीआईपी जोन का गेटकीपर। गेटकीपर, सही है। हाँ, और ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जैसे बैक्टीरिया में, हाँ। ऐसी मेम्ब्रेन नहीं होती। उनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही रहता है। अच्छा, तो ये विकसित कोशिकाओं की खासियत है। ठीक है, तो इस गेटकीपर के पीछे अंदर क्या है? अंदर भरा है केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये एक जेल जैसा तरल पदार्थ है। जेल जैसा? हाँ, जिसमें न्यूक्लियोप्रोटीन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स और सबसे जरूरी चीजें, क्रोमैटिन धागे और केंद्रिका, तैरते रहते हैं। यही सारी कंट्रोलिंग एक्टिविटीज होती हैं। आपने केंद्रिका कहा, न्यूक्लियोलस, ये क्या है? केंद्रक के अंदर एक और केंद्रक? केंद्रक तो नहीं, पर बहुत जरूरी हिस्सा है। फोंटाना ने खोजा था इसे। ये केंद्रक द्रव्य में एक या दो घनी सी संरचनाएं हैं, पर इनकी अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। बिना मेम्ब्रेन के? अच्छा। हाँ, और इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, करीब 85%, आरएनए 10% और डीएनए तो बस 5% ही। कमाल है, प्रोटीन इतना ज्यादा। इसका काम क्या है फिर? इसका मुख्य काम है राइबोसोम बनाना। राइबोसोम जो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, तो इसे आप राइबोसोम फैक्ट्री कह सकते हैं। राइबोसोम फैक्ट्री, ठीक है। और ये कोशिका विभाजन के समय गायब क्यों हो जाती है? क्योंकि तब कोशिका का पूरा ध्यान डीएनए को बराबर बांटने पर होता है, नई फैक्ट्री बनाने पर नहीं। इसलिए ये अस्थायी रूप से गायब हो जाती है। समझ गए। अच्छा, और वो क्रोमैटिन धागे, ये वही है ना जिनमें हमारी सारी जेनेटिक जानकारी छुपी होती है? बिल्कुल। क्रोमैटिन असल में डीएनए और कुछ खास प्रोटीन, जिन्हें हिस्टोन कहते हैं, उनका एक कॉम्प्लेक्स है। हिस्टोन प्रोटीन? हाँ, ये धागे केंद्रक में एकदम उलझे हुए जाल की तरह फैले रहते हैं। सोचिए, एक इंसान की कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। 2 मीटर? एक छोटी सी कोशिका में? हाँ, तो उसे पैक करने के लिए ये हिस्टोन प्रोटीन उस डीएनए को बहुत कसकर लपेट लेते हैं, जैसे धागे को चरखी पर लपेटते हैं ना। हाँ हाँ। वैसे ही ये पैकिंग बहुत जरूरी है, ताकि इतनी सारी जानकारी सुरक्षित रहे और उलझे नहीं। तो ये हमेशा ऐसे ही उलझे रहते हैं या कभी सुलझते भी हैं? नहीं, ये कोशिका विभाजन के समय संगठित होते हैं। यही क्रोमैटिन धागे सिकुड़कर मोटे होकर साफ साफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा। जिन्हें हम गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। स्ट्रासबर्गर ने इन्हें देखा था और वॉल्ड्रेर ने इन्हें क्रोमोसोम नाम दिया, मतलब रंगीन बॉडी, क्योंकि ये रंगों से रंगे जा सकते हैं। यहीं से आनुवंशिकता का खेल शुरू होता है ना? बिल्कुल। बवेरी और सटन ने गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। उन्होंने ही बताया कि यही गुणसूत्र हैं जो माँ बाप से बच्चों में लक्षणों को लेकर जाते हैं। अच्छा, मेंडल के नियमों को इन्होंने गुणसूत्रों से जोड़ा था? सही कहा। ये बायोलॉजी में एक बहुत बड़ा कदम था। तो मतलब हमारे बालों का रंग, आंखों का रंग, ये सब इन्हीं गुणसूत्रों से तय होता है। इनकी बनावट कैसी होती है? कोशिका विभाजन से ठीक पहले हर गुणसूत्र अपनी एक कॉपी बना लेता है, डुप्लीकेट हो जाता है। तो विभाजन के शुरू में
एक गुणसूत्र में दो एक जैसे धागे होते हैं। इन्हें क्रोमैटिड कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। और ये दोनों एक जगह पर जुड़े होते हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ये सेंट्रोमियर बहुत जरूरी है क्योंकि यही विभाजन के वक्त गुणसूत्रों को सही से खींचने में मदद करता है। ओके। और गुणसूत्र के सिरे, उनका भी कुछ खास नाम या काम होता है? हाँ, गुणसूत्र के जो एकदम आखिरी सिरे होते हैं उन्हें टीलोमियर कहते हैं। ये एक तरह की प्रोटेक्टिव कैप जैसे हैं। कैप मतलब ये गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकते हैं और उनके सिरों को खराब होने से बचाते हैं। ये तो जरूरी है। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि हर बार जब कोशिका बढ़ती है तो ये टीलोमियर थोड़े छोटे हो जाते हैं। छोटे हो जाते हैं? हाँ, क्यों? ये एक प्रक्रिया है और इसका संबंध कोशिका की उम्र बढ़ने से और हमारी अपनी उम्र बढ़ने से भी जोड़ा जाता है। अरे, मतलब टीलोमियर का छोटा होना और एजिंग, ये कनेक्शन तो वाकई सोचने वाला है। अच्छा, तो गुणसूत्र जानकारी रखते हैं, अपनी सुरक्षा भी करते हैं, पर ये जानकारी आखिर किस चीज की बनी है? यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स की बात आएगी, है ना? बिल्कुल। न्यूक्लिक एसिड्स फ्रेडरिक मीशर ने खोजा था इन्हें, पस सेल्स के न्यूक्लियस में। पहले न्यूक्लिन नाम दिया था। ओके। ये बहुत बड़े अणु होते हैं जो छोटी छोटी यूनिट्स की लंबी चेन से बनते हैं। उन यूनिट्स को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। हर न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। एक पेंटोज शुगर, या तो राइबोज होगी या डीऑक्सीराइबोज। एक फॉस्फेट ग्रुप जो इसे एसिडिक बनाता है, और एक नाइट्रोजीनी बेस। नाइट्रोजीनी बेस, ये कौन से होते हैं? यही बेस असल में जेनेटिक कोड बनाते हैं। डीएनए में 4 तरह के होते हैं: एडेनिन ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी और थाइमिन टी। AGCT, सुना है इनके बारे में। हाँ, इनमें ए और जी को प्यूरिन कहते हैं। उनकी संरचना डबल रिंग वाली होती है। और सी और टी को पायरिमिडीन, इनकी सिंगल रिंग संरचना होती है। अच्छा। सोचिए, बस ये 4 अक्षर ए, टी, सी, जी अलग अलग क्रम में लगकर जीवन की पूरी किताब लिख देते हैं। ये प्रकृति की अपनी कोडिंग भाषा है। कमाल है, सिर्फ 4 अक्षरों से इतनी विविधता। अच्छा, और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं डीएनए और आरएनए, है ना? डीएनए का तो वो डबल हेलिक्स मॉडल बहुत फेमस है। हाँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। उसका डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में वॉटसन और क्रिक ने दिया था। रोजलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस के एक्सरे डेटा का उसमें बड़ा योगदान था। हाँ, बिल्कुल। ये खोज तो बायोलॉजी में क्रांति ले आई थी, इसीलिए नोबेल प्राइज भी मिला। और मॉडल इतना जबरदस्त था कि उसने फौरन समझा दिया कि डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है और जानकारी कैसे स्टोर करता है। कैसे? क्या खास था उसमें? उसमें 2 लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। वो एक दूसरे के चारों तरफ एक घुमावदार सीढ़ी की तरह लिपटी होती हैं, डबल हेलिक्स। सीढ़ी की तरह। और इन दोनों चेन्स को आपस में जोड़कर रखते हैं नाइट्रोजनी बेस के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ। और यहाँ एक नियम है जो बहुत जरूरी है, पूरक क्षार युग्मन या कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या नियम है वो? एडेनिन ए हमेशा सिर्फ थाइमीन टी से जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन जी हमेशा सिर्फ साइटोसिन सी से जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ATGC हमेशा, मतलब ए कभी सी से नहीं जुड़ेगा? नहीं, सामान्य डीएनए में नहीं। ए हमेशा टी के साथ, जी हमेशा सी के साथ। ये फिक्स है। तो इसका मतलब अगर हमें सीडी की एक तरफ का क्रम पता हो, जैसे AGTC, तो दूसरी तरफ का अपने आप पता चल जाएगा, वो होगा TCAG। एग्जैक्टली, यही है कॉम्प्लीमेंटैरिटी, और यही डीएनए के रेप्लिकेशन मतलब कॉपी बनाने का आधार है। अच्छा। कैसे? जब डीएनए को कॉपी करना होता है तो ये दोनों चेन अलग होती हैं। फिर हर चेन एक टेम्पलेट की तरह काम करती है और अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस को जोड़कर एक नई पार्टनर चेन बना लेती है। वाह! इस तरह एक डीएनए से 2 बिल्कुल एक जैसे डीएनए बन जाते हैं। ये इतना सटीक तरीका है जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का। अविश्वसनीय है। और ये डीएनए कितना लंबा हो सकता है? कहीं पढ़ा था कि 100 से 2 लाख बेस पेयर तक। हाँ, रेंज तो यही बताती है कि लंबाई बहुत अलग अलग हो सकती है। छोटे से वायरस में कुछ हजार बेस पेयर हो सकते हैं और इंसान के एक क्रोमोसोम में करोड़ों। हाँ, और 2 बेस पेयर के बीच की दूरी करीब 0.34 नैनोमीटर होती है। तो सोचिए, अरबों बेस पेयर वाला हमारा पूरा जीनोम कितना लंबा होगा। और उसे कोशिका में पैक करना कितना बड़ा चैलेंज है। हाँ। डीएनए का काम ही है इस विशाल जानकारी को संभालना और आगे बढ़ाना। ठीक है, ये तो हुई डीएनए की बात, जो मास्टर ब्लूप्रिंट है। अब आते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए पर। ये डीएनए से कैसे अलग है और इसका क्या काम है? क्या ये डीएनए का कोई हेल्पर?
या कह सकते हैं मल्टीटास्कर। आरएनए संरचना और काम दोनों में डीएनए से थोड़ा अलग है। अच्छा। पहला फर्क तो शुगर का है। आरएनए में राइबोज शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। अच्छा, राइबोज। दूसरा, आरएनए में थायमिन नहीं होता, उसकी जगह यूरिसिल नाम का बेस होता है। तो आरएनए के अक्षर हैं ए, यू, जी, सी, टी की जगह यू। ओके। और तीसरा, डीएनए ज्यादातर डबल हेलिक्स होता है, 2 चेन वाला। आरएनए अक्सर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक ही चेन वाला। हालांकि वो मुड़कर अजीब अजीब शेप ले सकता है। और इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं ना? हाँ, मुख्य रूप से 3 तरह के आरएनए हैं जो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। कौन कौन से? पहला है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। ये सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, करीब 75%। ये राइबोसोम का मेन हिस्सा बनाता है और राइबोसोम ही प्रोटीन बनाने वाली मशीनें हैं। ठीक है, आरआरएनए मतलब राइबोसोम वाला आरएनए। दूसरा है स्थानांतरण आरएनए, टीआरएनए। ये करीब 15 से 25% होता है। इसका काम है ट्रांसलेटर जैसा। ये साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड्स को पकड़कर राइबोसोम तक लाता है। अमीनो एसिड्स को लाता है? हाँ, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड्स की चेन से बनते हैं, तो टीआरएनए सही अमीनो एसिड को सही जगह पर लाता है। हर अमीनो एसिड के लिए खास टीआरएनए होता है। इसका शेप तिपतिया घास की पत्ती जैसा होता है, क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ, इंटरेस्टिंग। और तीसरा? तीसरा है संदेशवाहक आरएनए, एमआरएनए। ये सबसे कम होता है, 5-10% ही, पर बहुत जरूरी है। ये केंद्रक में डीएनए पर लिखे जेनेटिक मैसेज, मतलब एक जीन के कोड को कॉपी करता है। कॉपी करता है? हाँ, कॉपी करके राइबोसोम तक ले जाता है। एमआरएनए ही वो वर्किंग कॉपी है, वो इंस्ट्रक्शन है जिसे पढ़कर राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए तो मास्टर प्लान हुआ, एमआरएनए उस प्लान की वर्किंग कॉपी, और आरएनए और टीआरएनए मिलकर उस कॉपी को पढ़कर प्रोटीन बनाते हैं। यही है? बिल्कुल सही समझा। कमाल का कोऑर्डिनेशन इन सबके बीच। ये तो है। अच्छा, हमने डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम की बात की, लेकिन जो शब्द हम सबसे ज्यादा सुनते हैं वो है जीन। जीन। जोहानसन ने दिया था ये शब्द। जीन असल में क्या है? जीन सीधी भाषा में डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है, एक खास सेगमेंट। कितना छोटा? मतलब डीएनए का वो टुकड़ा जिसमें किसी एक चीज को बनाने का कोड हो, आमतौर पर एक प्रोटीन बनाने का, या कभी-कभी एक आरएनए मॉलिक्यूल बनाने का। अच्छा। यही जीन हमारे लक्षण तय करते हैं, जैसे आंखों का रंग कैसा होगा या कोई एंजाइम बनेगा या नहीं। इसीलिए जीन को आनुवंशिकता की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। यही यूनिट पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को आगे ले जाती है। और आजकल जीन को और भी छोटे हिस्सों में देखते हैं, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, ये सब। हाँ, वो थोड़ी और टेक्निकल डिटेल है। मतलब जीन के अंदर भी काम करने वाला हिस्सा सिस्ट्रॉन, वो हिस्सा जहां बदलाव, म्यूटेशन हो सकता है, म्यूटॉन, और वो हिस्सा जो अदला बदली, रिकॉम्बिनेशन कर सकता है, रिकॉन। इन्हें अलग अलग यूनिट माना जाता है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। जीन डीएनए का एक मतलब वाला हिस्सा है। और वो बारबरा मैकक्लिंटॉक की जंपिंग जीन वाली बात, वो क्या थी? जीन कूदते भी हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी खोज थी। मैकक्लिंटॉक ने मक्के पर काम करते हुए देखा कि कुछ जीन अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहते, वो क्रोमोसोम पर एक जगह से दूसरी जगह कूद सकते हैं। सच में? हाँ, इन्हें ट्रांसपोजॉन या जंपिंग जीन कहा गया। इसने इस सोच को बदल दिया कि जीनोम एकदम स्थिर होता है। ये खोज इतनी बड़ी थी कि उन्हें अकेले नोबेल पुरस्कार मिला इसके लिए। ये दिखाता है कि हमारा जीनोम भी कितना डायनामिक हो सकता है। वाह, जीन अपनी जगह बदल सकते हैं, कमाल है। अच्छा, अब ये सब जानकारी डीएनए में बंद, जीन के रूप में मुनज़्ज़म कोशिका में काम कैसे करती है? मतलब इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है? यहाँ आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल डॉगमा। जैकब ओमोनार्ड ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। ये बताता है कि जेनेटिक जानकारी का फ्लो नॉर्मली एक ही दिशा में होता है। एक दिशा में? कैसे? 3 स्टेप्स में। 1. रेप्लिकेशन, प्रतिकृति। डीएनए अपनी कॉपी खुद बना सकता है, डीएनए से डीएनए। 2. ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। डीएनए में जो जानकारी है उसे एमआरएनए के रूप में कॉपी किया जाता है, डीएनए से आरएनए। ठीक है। 3. ट्रांसलेशन, अनुवादन। एमआरएनए पर जो कोड लिखा है उसका इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाया जाता है, आरएनए से प्रोटीन। तो फ्लो हुआ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। बिल्कुल, यही है सेंट्रल डॉगमा। ये 3 प्रोसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीवन के लिए एकदम फंडामेंटल हैं।
रेप्लिकेशन से जानकारी अगली पीढ़ी में जाती है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से जीन में लिखी जानकारी प्रोटीन में बदलती है, जो कोशिका का सारा काम करते हैं। तो क्या ये हमेशा ऐसे ही होता है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, कोई अपवाद नहीं? ज्यादातर तो यही होता है, लेकिन जैसा कि विज्ञान में होता है, अपवाद भी मिलते हैं। 1970 में टेमिन और बाल्टीमोर ने एक कमाल की खोज की, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा? हाँ, उन्होंने देखा कि कुछ वायरस होते हैं, रेट्रोवायरस, जैसे HIV वायरस। हाँ? वो आरएनए का इस्तेमाल करके वापस डीएनए बना सकते हैं। क्या आरएनए से डीएनए? ये तो सेंट्रल डॉगमा के फ्लो को उल्टा कर रहा है। सही कहा। इस खोज ने दिखाया कि जानकारी का फ्लो आरएनए से डीएनए की तरफ भी जा सकता है, आरएनए टू डीएनए। ये सेंट्रल डॉगमा को गलत साबित नहीं किया, पर उसे थोड़ा और लचीला बना दिया। पता चला कि बायोलॉजिकल सिस्टम हमारी सोच से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ये समझना कि इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है और उसमें भी ऐसे मोड़ आ सकते हैं, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। अच्छा, स्रोतों में कुछ और छोटी छोटी बातें भी थीं, जैसे पौधों के बैंगनी रंग। वो एंथोसायनिन पिगमेंट से आता है। हाँ, वो एक पिगमेंट है जिसका बनना जीन से कंट्रोल होता है। और जैसे साइटोक्रोम का जिक्र था, जो एनर्जी प्रोडक्शन में जरूरी हैं, वो प्रोटीन और आयरन से बने होते हैं। और अनाज के दानों में एल्यूरॉन कण होते हैं जिनमें प्रोटीन भरा होता है। सही। ये सब उदाहरण हैं कि कैसे जीन आखिर में कोशिका के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। और ये भी था कि प्रोटीन में नाइट्रोजन और सल्फर होता है और पेक्टिन एक कार्बोहाइड्रेट है। डीएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज है। हाँ, आर्थर कॉर्नबर्ग ने खोजा था इसे और टेस्ट ट्यूब में डीएनए बनाया था। और हरगोबिंद खुराना ने लैब में टीआरएनए जीन बनाया था। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धियां थी। बिल्कुल। इन्होंने हमें इन मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस को समझने और यहाँ तक कि उनमें बदलाव करने की ताकत दी। और हाँ, वो हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2D, H3, H4 और H1 भी जरूरी हैं डीएनए को पैक करने के लिए। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि लाइफ मॉलिक्यूलर लेवल पर कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी खूबसूरती से कंट्रोल होती है। तो आज हमने कोशिका के इंफॉर्मेशन सेंटर की गजब की यात्रा की। केंद्रक से शुरू किया, फिर गुणसूत्रों में पैक हुई जानकारी देखी, डीएनए का डबल हेलिक्स समझा, उसके मल्टीटास्कर साथी आरएनएस को जाना और आनुवंशिकता की इकाई जीन तक पहुंचे। हमने देखा कि कैसे कोशिका इस जानकारी को स्टोर करती है, कॉपी करती है और फिर उसका इस्तेमाल करके जीवन चलाती है। ये सब एक नन्ही सी दुनिया के अंदर हो रहा है। ये सच में प्रकृति की इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। कैसे इतने छोटे स्केल पर इतनी जटिल और सटीक मशीनरी काम करती है। जानकारी को स्टोर करना, कॉपी करना, रिपेयर करना और फिर उसे इस्तेमाल करके हजारों अलग अलग प्रोटीन बनाना, जो हमारे शरीर की हर कोशिका, हर ऊतक को चलाते हैं। सही कहा। संरचना और कार्य का ये तालमेल वाकई हैरान करने वाला है। और अंत में एक सवाल मन में आता है। हमने देखा कि जंपिंग जीन जीनोम को डायनामिक बनाते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सेंट्रल डॉगमा के सीधे रास्ते को चुनौती देता है। हाँ, ये खोजें हमें याद दिलाती हैं कि शायद कोशिका के अंदर जानकारी का फ्लो हमारी आज की समझ से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है। क्या पता भविष्य में हमें जेनेटिक जानकारी के कंट्रोल और एक्सप्रेशन के बारे में और भी नए अनसोचे नियम या रास्ते मिले। बिल्कुल मुमकिन है। शायद कोशिका के इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अभी और भी कई रहस्य खुलने बाकी हैं। हाँ, इस पर जरूर सोचना चाहिए।